वेरी ट्रू, एथिक्स आंसर इज इनकम्प्लीट विदाउट एनी एग्जाम्पल. अगर हम केवल थियोरी लिखते रह जाएंगे कि दिस इज इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी रेफर्स टू दिस and then again some types of integrity दे दिया, something like that if we give, so बहुत ज़्यादा उसमें हमें नंबर मिलने के चांसेस कम है. so what we have to do is we need to ensure कि हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स उसके साथ में डालें कि how exactly that particular value can be seen in action in real life. ठीक है, वहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स काम आएंगे, है ना. एंड इन ऑर्डर टू मेक योर ओन सेट ऑफ एग्जाम्पल्स जो आप रेगुलर रीडिंग जीएस की कर रहे हैं, right, you must be reading the newspaper, you must be reading other some magazines, you must be reading the daily what is happening, social media पे इतना ज़्यादा content आजकल रोल होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप वहाँ से पिक कर सकते हैं एज रियल लाइफ एग्जाम्पल. तो नीड नॉट कि कोई एक बुक है उसमें से ही सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे. ऑब्वियसली एनी बुक, जैसे वी हैव ऑल्सो ट्राइड कि हर पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स दें, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल आएगा वो उस साल के या फिर लास्ट ईयर के अगले साल के करंट अफेयर्स में से ही आने वाला है, राइट. जैसे अभी पिछली बार यू वुड बी रीडिंग कि देयर इज दिस 2 काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, राइट. यूक्रेन वाला चल रहा था, यूक्रेन रशिया थिंग वाज गोइंग ऑन, इवन नाउ इजराइल पैलेस्टीन थिंग इज गोइंग ऑन, ईरान is also somewhere in between. So they asked something about international conflict. So that question was picked up definitely from current affairs. So if you would have read these particular articles in the newspaper, you would know कि क्या ethical dilemmas face करते हैं international arenas पे, गवर्नमेंट्स क्या फेस करती हैं, क्या क्या और स्टेक होल्डर्स होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं. आप लोग सिक्योरिटी वाला जो हमारा पोर्शन होता है जीएसटी का, उसमें हम पढ़ते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स. तो व्हाट इज़ अ नॉन स्टेट एक्टर? जो स्टेट नहीं है लेकिन फिर भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है इन सब इलीगल और एंटी सम काइंड ऑफ दीज एक्टिविटीज़. तो ऑल दीज एग्जाम्पल्स कैन बी डेफिनेटली यूज्ड, एंड फॉर दैट यू नीड टू कीप इन टच विद द कंटेम्प्रेरी अफेयर्स. जब आप एक बार आप क्वेश्चंस देख लीजिए, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, एंड देन विद दैट पर्सपेक्टिव यू रीड द करंट अफेयर्स. तो आपके दिमाग में रहेगा कि दिस इज ऑल्सो समथिंग विच आई कैन पिक एंड पुट अप हियर. तो वो, और दूसरा एक जो आपने कहा कि एथिकल टर्म्स, तो एथिकल टर्मिनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हम कहते हैं कि सोशोलॉजी, तो सोशोलॉजी इज़ अ वेरी जनरल सब्जेक्ट, a lot of you would be having it as an optional, but when you write a GS answer and when you write about the same topic in sociology, there is a difference. What is the difference? You use certain kind of terminologies, you use certain kind of thinkers के perspective, so that is what differentiates a GS answer from a सोशोलॉजी आंसर. सिमिलरली एथिक्स के पेपर में अगर आप एक जनरल कोटेशन के बारे में भी अगर आप लिख रहे हो, किसी ग्रेट पर्सनालिटी का कोई कोटेशन दिया हुआ है उसके बारे में आप लिख रहे हो, अगर आप जनरल कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज में लिखेंगे लेकिन साथ में आप एथिकल टर्मिनोलॉजीज उसमें इंक्लूड करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल रिफ्लेक्ट एज अ बेटर एथिक्स आंसर. एंड फॉर दैट एथिकल टर्मिनोलॉजीज को पिक करना है. बहुत सारे टर्म्स रहते हैं, कुछ तो सारे टर्म्स तो आपको सिलेबस में मिलेंगे, उसके ऊपर बहुत सारे की टर्म्स यू विल फाइंड इट. तो व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू इज वी हैव यूज्ड पुट अप अ ग्लॉसरी एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को रखा है. Even when you write the answer, try to underline the ethical terminology, so it sort of reflects that you are in touch with the ethical particular perspective in that answer, right?